वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैटालिटिक प्रमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन्स। कैटालिटिक प्रमोटर्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। कैटालिटिक प्रमोटर्स को हम एक्सेलरेटर्स भी कहते हैं एंड दीज आर द सब्सटेंसेस विच एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट व्हेन प्रेजेंट अलोंग विद द कैटलिस्ट। यानी ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कैटालिटिक प्रमोटर्स उन्हीं को कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एक कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन खुद एज कैटलिस्ट काम नहीं करते। सो हम ये कह सकते हैं द प्रमोटर इटसेल्फ इज नॉट अ कैटलिस्ट बट एनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट व्हेन प्रेजेंट अलोंग विद द कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के साथ जब मौजूद होता है तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन खुद ये एज कैटलिस्ट काम नहीं करता है और इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम लगती है, बहुत ही कम की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा प्रमोटर अगर हमने एक कैटलिस्ट के साथ में डाल दिया तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हैबर्स प्रोसेस आपने सुना होगा। हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गैस मिल जाता है तो ये बनाते हैं ट्वाइस NH3 यानी अमोनिया। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर पे काम करता है, यानी मैं कह सकता हूँ मॉडरेट टेम्परेचर पे। इसमें अगर हम आयरन डालेंगे तो आयरन एक्ट करता है एज कैटलिस्ट, लेकिन आयरन के साथ में अगर हम मोलिब्डेनम डालेंगे तो मोलिब्डेनम आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो यहाँ पे इस कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम आयरन नहीं लगाएंगे, सिर्फ मोलिब्डेनम लगाएंगे तो ये रिएक्शन फास्ट नहीं होती है। तो इसका मतलब मोलिब्डेनम सिर्फ एक प्रमोटर है जो आयरन की एक्टिविटी बढ़ा देता है, लेकिन खुद एज कैटलिस्ट काम नहीं करता। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रमोटर्स कैसे एक कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एक्चुअल में ये कहा जाता है कि प्रमोटर जब हम एक कैटलिस्ट के साथ में डालते हैं तो इट इंक्रीजेज द लैटिस स्पेसिंग, यानी आयरन का जो लैटिस होगा, क्रिस्टल लैटिस होगा, तो इसके अंदर क्रैंक्स पैदा करता है, उसके अंदर स्पेसिंग बढ़ा देता है, उसके ऊपर पीक्स बढ़ा देता है, उसके अंदर क्रैक्स बढ़ा देता है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मान लीजिए ये आयरन कैटलिस्ट है Fe, इसके ऊपर हमने मोलिब्डेनम डाल दिया तो मोलिब्डेनम एक्ट करेगा एज एक्टिवेटर, या मैं बोलूँगा इसको ये एक्ट करेगा एज प्रमोटर। तो इसकी एक्टिविटी ये बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने से। और एक लॉजिक ये भी कहा जाता है कि जब हम आयरन के साथ में मोलिब्डेनम डालते हैं तो क्या होता है, इस मोलिब्डेनम के अंदर जो स्पेसिंग होती है, लेटिस स्पेसिंग, आयरन क्रिस्टल के अंदर जो लेटिस स्पेसिंग होती है वो बढ़ जाती है। पहले ये नज़दीक नज़दीक थे, अब दूर दूर हो जाएंगी। और इसके ऊपर जब कोई स्पीशी ऐड हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगा तो इस स्पेसिंग की वजह से इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, एनहेंस होगी। और दो रीजन्स और भी हैं कि इसके अंदर पीक्स बढ़ जाती है, इसके अंदर क्रैक्स बढ़ जाते हैं कैटलिस्ट के अंदर, तो उससे सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, एक्टिव सरफेसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी रिएक्शंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसको जब हम मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड तो ये बना देता है मिथेनॉल। ये एक मशहूर रिएक्शन है, मिथेनॉल बना देता है, यानी मिथेनॉल यहाँ पे बन जाता है और फास्ट बन जाता है। इसमें जिंक ऑक्साइड का काम होता है रिएक्शन को फास्ट कराना। ये जिंक ऑक्साइड एज कैटलिस्ट काम करता है, लेकिन जब इसके अंदर हम क्रोमियम ऑक्साइड डालते हैं तो ये रिएक्शन और भी फास्ट हो जाती है, यानी जिंक ऑक्साइड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो इस रिएक्शन को और भी फास्ट करता है। लेकिन अगर हम जिंक ऑक्साइड अकेला डालेंगे तब भी ये रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी जितनी इन दोनों की प्रेजेंस में हो जाती है। अब और एक बात, अगर हम जिंक ऑक्साइड नहीं डालेंगे, सिर्फ क्रोमियम ऑक्साइड डालेंगे, तब रिएक्शन नहीं होगी, फास्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड ही कैटलिस्ट है और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज करा देता है। तो ये प्रमोटर कहलाएगा। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज प्रमोटर, जिंक ऑक्साइड इज कैटलिस्ट। इसको हम कैटलिस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये इसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है, इसको मदद करता है, खुद कोई काम
नहीं करता, खुद कोई एक्टिविटी खुद एज कैटलिस्ट काम नहीं करता। अब ये तो थे प्रमोटर्स। इसी तरह से कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है, उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट या कैटालिटिक पॉइजन्स, या कहते हैं हम इन्हें इनहिबिटर्स। Inhibitors reduce the efficiency of a catalyst and decrease the rate of reaction even if present in small amount। अगर ये थोड़ा भी होंगे, छोटी सी क्वांटिटी में भी होंगे, तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनहिबिटर्स या कैटालिटिक पॉइजन्स। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद में उनका मैकेनिज्म भी देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है SO2 की ऑक्सीडेशन। SO2 को जब हम ऑक्सीडाइज करा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है SO3 गैस में, SO2 गैस टू SO3 गैस। ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम ये रिएक्शन कराते हैं अक्सर। अब इस रिएक्शन को हम V2O5 से भी कैटलाइज कराते हैं और प्लेटिनम से भी एज कैटलाइज करा सकते हैं। यानी अगर हम इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट डालेंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, और अगर हम प्लेटिनम के साथ में थोड़ा सा आर्सेनियम ट्राइऑक्साइड डालेंगे AS2O3 इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। सो इस प्लेटिनम की जो एक्टिविटी है डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस AS2O3। अगर ये थोड़ा भी प्रेजेंट रहा तो फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो है ये एक इनहिबिटर है या ये एक पॉइजन है फॉर प्लेटिनम कैटलिस्ट। इसी तरह से हैबर्स प्रोसेस में जहाँ पे हम अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाता है और ये बनाता है अमोनिया। आयरन कैटलिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, मॉलिब्डेनम डालेंगे आयरन के साथ में तो आयरन की एक्टिविटी और बढ़ेगी, रिएक्शन और फास्ट होगी। लेकिन अगर आयरन के साथ में कहीं से भी H2S गैस इसके साथ ऐड हुआ, H2S गैस, तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन वो डिक्रीज होती है, रिएक्शन स्लो हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ H2S गैस। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये जो H2S गैस है ये है पॉइजन फॉर आयरन कैटलिस्ट या ये है इनहिबिटर फॉर आयरन कैटलिस्ट। इसी तरह से और एक एग्जांपल भी हमारे पास में, अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये बना देते हैं वाटर और फास्ट रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन वैसे भी होती है लेकिन ये बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो। लेकिन प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये बहुत ही फास्ट हो जाती है ये रिएक्शन और हमें लिक्विड वाटर मिल जाता है। लेकिन अगर प्लेटिनम के साथ में कहीं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो प्लेटिनम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है और ये रिएक्शन फिर से स्लो हो जाती है इवन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लेटिनम की एक्टिविटी ही डिक्रीज कर देता है, उसकी सरफेस को ब्लॉक करता है और उससे ये रिएक्शन फिर से स्लो हो जाती है, कैटलिस्ट अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। यानी कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के काम को या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करे उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन या कैटलिस्ट इनहिबिटर। अब ये पॉइजनिंग कैसे होती है ये हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट कैसे होती है, इसका एक रीज़न ये है कि अगर पॉइजन फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के लिए प्लेटिनम कैटलिस्ट है, प्लेटिनम सरफेस है, अगर इस प्लेटिनम सरफेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड एड्जॉर्ब हो गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे एड्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो इसका मतलब ये सरफेस को ब्लॉक करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी प्लेटिनम के लिए ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो उससे क्या होगा, सरफेस ब्लॉक होगी तो ये प्लेटिनम इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाता, यानी सरफेस ब्लॉकिंग करता है पॉइजन। दूसरा, पॉइजन कैटलिस्ट के साथ में रिएक्ट होकर कोई कंपाउंड भी बना सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये रिएक्शन देखी, ये वाली रिएक्शन, यहाँ पे H2S गैस जो है वो एक्ट करता है एज पॉइजन। देखो होता क्या है, एक्चुअल में जो आयरन कैटलिस्ट है उसके साथ में अगर H2S गैस चला गया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होके एक कंपाउंड बनाते हैं, आयरन सल्फाइड कंपाउंड। तो ये कंपाउंड जो है ये एज कैटलिस्ट काम नहीं करेगा, कैटलिस्ट तो आयरन है, जब आयरन ही कन्वर्ट हो गया कंपाउंड में तो ये काम नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये इसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है, इसको कंपाउंड बना देता है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि H2S गैस जो है वो आयरन के लिए, आयरन की एक्टिविटी के लिए, आयरन कैटलिस्ट के लिए एक पॉइजन है, उसके लिए एक इनहिबिटर है। तो आई होप आपको
कैटालिटिक इनहिबिटर और कैटालिटिक पॉइजन भी जिसे हम कहते हैं, और कैटालिटिक प्रमोटर या कैटालिटिक एक्सीलरेटर, ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।